नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर PDF फॉर्म में सारे क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे और प्लस डिस्क्रिप्शन में जो नोट प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, सेग्रीगेटेड प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, जिसमें कि डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है और NCERT की क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट लगी है, कोर्स वीडियो की प्लेलिस्ट लगी हुई है। सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डेली प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज भी वहाँ पर वीडियोस पड़े हुए हैं और NCERT के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। और कोर्स वीडियो में विद नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दिया है हमने। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्तावित आधार क्या है। तो ऑप्शन है 1971, 1981, 1991, 2001। तो जो 13वां वित्त आयोग द्वारा इसके द्वारा जो है जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्तावित आधार क्या था, तो ये इसने जो है जो 13वां वित्त आयोग ने वर्ष 2001 को जनसंख्या का आधार बनाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। और इसका कार्यकाल 2010 से 15 के बीच में था। अगला है कि 13वां वित्त आयोग द्वारा विचारार्थ विषय में निम्नलिखित में से कौन से बड़े मुद्दे शामिल किए गए थे। तो धारणीय विकास, कर एवं सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जो है आपके 3 सेंटेंस हैं और कोड का प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। तीनों ही विषय इसमें शामिल किए गए थे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है। तो कौन सा है। भौतिकवादी द्वंद्ववाद, आर्थिक कारक की प्राथमिकता, पूंजीवाद के अंतर्गत अधिशेष के विनियोजन के पर्याय के रूप में अधिशेष मूल्य, या वर्ग संघर्ष की संकल्पना। तो ये जो मार्क्सवाद का अभिन्न भाग की बात करें तो भौतिकवादी द्वंद्ववाद है और मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक चेतनावाद का खंडन करते हुए सामाजिक विकास के संदर्भ में भौतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इन्होंने भौतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों में से कौन से सम्मिलित हैं। नदियों को जोड़ना, पंचायती राज की शक्तियों का हस्तांतरण, अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त बनाना। तो कोड का प्रयोग करके यहाँ पर भी बताना है तो कि जो केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित किए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा ये दोनों किए गए थे इसमें सम्मिलित, पहला और तीसरा। तो यहाँ जैसे कि नदियों को जोड़ना, अंतर्राज्य व्यापार के को मुक्त बनाना, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए थे। आगे देखेंगे मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है। तो मार्क्सवाद की आधारशिला की बात करें, ऑप्शन है बुर्जुआ जीवन शैली पर प्रहार, आर्थिक नियतवाद, इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना, राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद की आधारशिला है इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है और उसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिक व्याख्या भी कहा जाता है, जो मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसे भारतीय राजकोषीय संघवाद के संतुलनकारी पहिए की तरह कार्य करता है। या आयोग के सदस्य की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अधीन गठित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोग के सदस्यों की योग्यता जो है राष्ट्रपति द्वारा तय नहीं की जा सकती है। इसका उपबंध जो है 280
में दिया गया है और इसी के द्वारा जो है इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो है संसद जो है विधि बनाकर इनका जो चयन करते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए जो भी अर्हताएँ होती हैं उनको बताती है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखेंगे, निम्नलिखित आयोगों पर विचार कीजिए। पिछड़े वर्गों का कालेलकर आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग, आपातकाल अतिरेकों पर शाह आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपयुक्त का सही कालाक्रम, इसका यानी कि आपको सही ऑर्डर लगाना है, किस ऑर्डर पर ये जो है गठित किए गए थे वो ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पिछड़े वर्गों पर कालेलकर आयोग गठित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1955 में किया गया था। उसके बाद किया गया था जो ये इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था और उस पर जो बहुत सारी इन्होंने रूल्स तोड़े थे, नेताओं को जेलों में डाला था और भी बहुत सारी बातें की थी। तो उसकी जांच के लिए, अतिरेकों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया था। तो ये 1977 में किया गया था। आपातकाल के बाद 1977 में गठित किया गया था जब दूसरी सरकार आ गई थी। और केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग, तो जब केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था। तो पहला, तीसरा और दूसरा ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड का राज्य बनना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा का राज्य बनना, गुजरात का राज्य बनना। यहाँ पर भी आपको इनका सही ऑर्डर लगाना है। तो जब ये 1956 का जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और इसके अकॉर्डिंग नए राज्य का पुनर्गठन होता है, तो जो गुजरात राज्य बनता है ये 1960 में बनता है, 1960 में बनता है। और ये जो नागालैंड का राज्य है, नागालैंड राज्य कब बनता है? 1962 में बनता है, 1962 में बनता है। और हरियाणा, उसके बाद जो है हरियाणा कब बनता है? 1966 में बनता है। ये जो हरियाणा होता है ये बनता है 1966 में बनता है। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब आता है? तो ये 1956 में आता है, 1956 में आता है ये। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो ये अधिनियम आता है तो ये 1956 यानी कि 2-4 और 2-4-1-3, 2-4-1-3 ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा का वर्ष से आगे जारी रह सकती है। जो आर्टिकल 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो ये 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि कौन सी परिस्थितियों में? यदि राज्य का उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है, राज्य का राज्यपाल प्रमाणित करता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रणाधीन है, या निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा के निर्वाचनों को कराना कठिन है, या राष्ट्रपति स्वतंत्र जांच द्वारा राज्य में गंभीर स्थिति होने के बारे में संतुष्ट है तब। तो किस परिस्थितियों में जो है, कौन सी परिस्थितियां इसको जो है 1 वर्ष के आगे जारी रख सकती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जब प्रमाणित करेगा कि विधानसभा के निर्वाचनों को कराना कठिन है, तो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी की जा सकती है यदि निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर दे ऐसा कि कुछ चुनाव जो है गठित कराना अभी मुश्किल है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है? भौतिकवाद, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी विचारधारा या वर्ग विरोध? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सवाद ये मानते हैं कि जो वर्ग विरोध है या वर्ग संघर्ष कभी कभी दे देता है, तो वर्ग विरोध या वर्ग संघर्ष जो है ये समाज को वेग प्रदान करता है, यानी समाज के विकास में जो है हेल्प करता है। आगे देखेंगे हम संविधान जो
73वां संशोधन अधिनियम में जिसमें पंचायतों की स्थापना के संबंध में उपबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध एक और किया गया है? कौन सा है? संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं जिनके संबंध में पंचायतें कार्य करेंगी। दूसरा है संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, जिसमें 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें पंचायतें कार्य करेंगी। तीसरा है न्यायालयों को निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित विधियों की वैधता पर प्रश्न उठाने से रोकना। और चौथा है पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो 1/3 से कम ना हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है आपका एक तो ये पहला सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सही है। दूसरा ये गलत है क्योंकि जो है 11वीं अनुसूची में 18 नहीं 29 विषय हैं, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। और ये भी सही हो जाएगा। और चौथा इसलिए गलत है कि जितनी भी 1/3 सीटों की, मतलब 1/3 सीटों की वहाँ पर व्यवस्था की गई है आरक्षण की, तो उसमें सभी जातियों की महिलाएं जो हैं सम्मिलित हैं, यहाँ पर छोड़कर बताया गया है, तो ये भी इस वजह से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कूट का प्रयोग करने के लिए देख लेते हैं तो कौन सा सही है। हमारा पहला सेंटेंस सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया? कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग, V.I. लेनिन, जे स्टालिन। तो जो माओ से तुंग थे ये मानते थे कि जो है सांस्कृतिक क्रांति भी होनी चाहिए, यानी कि सांस्कृतिक क्रांति के विचार का इन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ हर क्षेत्र में क्रांति से है। और माओ से तुंग जो हैं ये कहते थे कि सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यह ज्ञान का सृजन करती है जो जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवान जो उसका मूल्य होता है, यानी कि मूल्यवत्ता होती है औद्योगिकरण की, उसका ये ज्ञान कराती है, उसके बारे में नॉलेज देती है। तो माओ से तुंग ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। V.I. लेनिन की बात करें तो इनके द्वारा जो है जो ये मार्क्स के सिद्धांत होते हैं, तो इनके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू किया गया, तो इन्हें मार्क्सवादी व्यवहारवादी जो है जनक भी इनको बोला जाता है। तो और V.I. लेनिन इनकी बुक क्या है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इनकी जो है बुक का भी नाम है। और जे स्टालिन की बात करें तो जे स्टालिन जो थे इन्होंने एक देश में समाजवाद का नारा दिया था, एक देश में समाजवाद का नारा इन्होंने दिया था। ये मानते थे कि सबसे पहले रूस जो है में समाजवाद स्थापित होगा और उसकी जो प्रकाश पुंज होगा उस समाजवाद का रूस में जब अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके प्रकाश पुंज से सारी दुनिया में ये चीज़ फैलेगी। तो एक देश में समाजवाद की बात इन्होंने की थी। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में सही संबंध है? इंदिरा साहनीवाद संविधान की आधारभूत संरचना, मिनर्वा मिल्सवाद अनुच्छेद 356 का आह्वान, मेनका गांधीवाद को न्यायोचित निष्पक्ष और युक्त कार्यविधि, या पोडियाल बनाम भारत संघवाद वित्तीय आपात। तो इसमें से कौन सा एक सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है, क्योंकि जो मेनका गांधीवाद ने जब मेनका गांधीवाद उठता है तो इसमें न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया बना दिया और यह अधिनिर्धारित किया कि सभी जो विधियाँ न्यायपूर्वक, ऋजु और युक्त होनी चाहिए। तो ये जो है मेनका गांधीवाद से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान अधिनियम के अंतर्गत हुआ जो 89वां था, या प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
का गठन 2 अक्टूबर 2000 को हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ जो कथन दूसरा है ये सही नहीं है और पहला ही सही है, कथन 1। तो ऑप्शन यहाँ पर ये, जब ये सही है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल 1 ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2000 को ना हो करके ये 87वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 जोड़कर हुआ था। और कथन 1 इसलिए सही है क्योंकि जो 89 संशोधन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया, और तथा इसमें क्या होता है कि प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य कर दिए गए। तो जो ये हुआ था, ये 87वां यानी कि 87वां संशोधन हुआ था, इसमें जो है इसमें 87वां हुआ था, 89वां नहीं, 87वां संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया था, जिसमें कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया था कि जहाँ किसी मनमानी और व्यापक अधिशासी कार्रवाई से लोकहित को क्षति पहुँचती हो तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। जैसे ऑप्शन है इसमें चैतन्य बनाम कर्नाटक राज्य, बम्बई स्थित हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल नाम बनाम ही होगा यहाँ, बनाम एम के रंगराव पाटिल, तो बनाम हो जाएगा यहाँ। और परिचय बंगाल राज्य बनाम सम्मत रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम IPR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये किस में जो है किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, चैतन्य बनाम कर्नाटक राज्य। यह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम के उपबंध अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। यहाँ नहीं की बात हो रही है कि कितनी जनसंख्या से कम होगा तो जो है मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। ऑप्शन है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 35 लाख। तो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या की जो है बात हो रही है कि अगर इतनी जनसंख्या से नीचे जनसंख्या होगी तो वहाँ पर मध्यवर्ती जो मंडल जिसको बोलते हैं उस स्तर की पंचायतें जो है ब्लॉक स्तर की पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पर ये पंचायतें गठित नहीं होंगी, मध्यवर्ती पंचायतें नहीं होंगी। 20 लाख जनसंख्या का होना अनिवार्य है और यह पंचायत प्रणाली के 3 स्तर के प्रतिनिधि शासन की बात करता है। तो 3 स्तर में ग्राम स्तर और ये हो जाता है ब्लॉक स्तर, दूसरा हो जाता है जिला स्तर पर। तो 20 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। आगे देखेंगे, 9 उदारवाद किसका प्रवर्तक है? राज्य का उन्मूलन या राज्य की शक्तियों को मजबूती या राज्य की शक्तियों का अपचय या राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण। यहाँ 9 उदारवाद की बात हो रही है। तो जो 9 उदारवाद है इसकी इस स्वेच्छातंत्रवाद से मिलता जुलता है, इसकी जो मान्यताएं हैं। और ये क्या कहता है सिद्धांत कि विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से अपनाने की मांग कर रहा है। तो ये जो है राज्य को सीमित रोल में लाने की बात करता है 9 उदारवाद फिर से। अगला है, फ्रांस में राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता का क्या कारण है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, सरकार की अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणालियों का मिश्रण और सरकार पर नियंत्रित की संसद की अल्प शक्तियाँ। सरकार पर नियंत्रण की संसद की अल्प शक्तियाँ। तो कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा?
जो सरकार में फ्रांस में क्या है कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक और जो ये संसदात्मक दोनों शासन प्रणालियों को मिश्रित करके चलाया जाता है, और यही कारण है वहाँ की जो है सरकार, राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता का, यानी कि उनमें जो है खींचातानी मची रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका कारण पूछे तो इसका कारण यही है कि वहाँ पर मिश्रित जो है शासन व्यवस्था का उपयोग किया गया है, जिसमें कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। और यहाँ पर क्या होता है कि मिश्रित जो ये संगठन है, यानी कि जो मिश्रित शासन व्यवस्था का मंत्रिमंडल के सदस्यों पर प्रधानमंत्री का वैसा नियंत्रण नहीं होता जैसा कि हमारे देश में होता है, जैसा कि इंग्लैंड में होता है या ब्रिटिश प्रधानमंत्री का होता है। और यहाँ पर क्या है, फ्रांस में राष्ट्रपति की बढ़ी हुई शक्ति ने उसके महत्व को एकदम घटा दिया है। जो प्रधानमंत्री है वहाँ का, उसके महत्व को घटा दिया है। इसी से इन दोनों के संबंध में खींचातानी रहती है या जटिलता बनी रहती है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 43। तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें क्या है, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। और 41 जो है कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 36 से 51 तक दिए गए हैं ये। और 41 जो है प्रभावी जो कार्य के अधिकार की बात करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो कौन सा एक नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार 19 में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? ये है इसमें जो 30 है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। जो अनुच्छेद 19 का 1 है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है? तो 19 का सब सेक्शन 1 जो है इसमें दी गई है। 19(1) कह सकते हैं आप इसको, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में जो है दी गई है। आगे देखेंगे हम, एस.आर. वोम्बोई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंध था? अनुच्छेद 29, 32 या 353 या 356। तो अगर हम बोलें कि एस.आर. वोम्बोई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंध था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा, 356 से ये संबंधित था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटाएगा। तो कौन से सही हैं यहाँ पर? पहला ऑप्शन है आपका, पहला और दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्योंकि जो राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर कोई चीज़ आरक्षित की जा रही है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है राज्य का राज्यपाल आरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर ये शर्त है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा आपका सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय संघ
संधि जो है यूरोपीय संघ संधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट, द यूरोपियन कम्युनिटी, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी या जस्टिस एंड होम अफेयर्स। कौन से हैं? तो नीचे जो कोड दिए गए हैं इनका प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन से इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 ये महत्वपूर्ण जो है तत्व हैं या अवयव हैं इसके, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन संविधान के अधिनियम जो 65वां संशोधन है इसके अंतर्गत हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एच हनुमंतप्पा थे। तो कौन सा यहाँ पर सही है देखेंगे हम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि आपका ये पहला सेंटेंस भी सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो एस.एच. रामधन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.एच. रामधन इसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से ये जो है सेंटेंस गलत है। तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन हो रहा है। देखेंगे निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है? तो W.F. हीगल ने देखा है, जॉन लॉक ने देखा, इमैनुअल कांट ने देखा या जे बोदा ने देखा है। किसने जो है राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के रूप में देखा है? तो हीगल ने ऐसा जो है देखा है। हीगल राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप मानते हैं और उनके अनुसार सभ्यता का इतिहास राष्ट्रीय संस्कृतियों की श्रृंखला है, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, W.F. हीगल। जॉन लॉक की बात करें तो जो ये हॉब्स लॉग रूसो हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और जॉन लॉक ने अपने 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो इनकी पुस्तक है इसमें इन्होंने जो है अपने संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें इन्होंने पहला, इसके 2 भाग हैं। पहला पार्ट रॉबर्ट फिल्मर के सिद्धांत को जो है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको खंडित करता है, दूसरा हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करके और उसी में अपना सिद्धांत इन्होंने दिया है। कांट की बात करें तो ये नैतिक अधिकारों के जनक माने जाते हैं, नैतिक अधिकारों के जनक ये माने जाते हैं। जीन बोदा की बात करें तो इन्होंने जो है संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने ही दी थी, प्रतिपादित किया था। और 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक ये इनकी पुस्तक का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ सुसंगत विधियों के अधिनियम के लिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है? जनमत, प्रांतीय आकांक्षा, स्वतंत्रता का सिद्धांत या बाजार की शक्तियाँ? किसके द्वारा? तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं के अनुसार शासन का संचालन होता है और जिस शासन में जनहित की अवहेलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है जनमत से अनुप्राणित होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जनमत। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में के 21वें भाग में उल्लिखित अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध किन राज्यों के संबंध में है? तो जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, असम या आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी आपको कोड का प्रयोग करना होगा और कोड का प्रयोग करते हुए आपको जो है आंसर देना होगा। तो जो संविधान के 21वें भाग में उल्लिखित अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध हैं किन किन राज्यों से संबंधित हैं? तो ये नागालैंड, असम और आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यहाँ पर ऐसा कोई भी कोड नहीं दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप यहाँ पर भी आंसर देख लीजिए, कोड यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, तो यहीं पर देख लें, नागालैंड, असम और आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर, स्टाम्प शुल्क, और अगला क्या है कि केंद्र द्वारा लगाए गए और उगाहे गए किंतु राज्यों को समनुदेशित किए गए कर, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर। तो ये दो स्टाम्प शुल्क और रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला सेंटेंस स्टाम्प शुल्क वाला ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंध है? लोकतांत्रिक नियंत्रण का अभाव, लोकतांत्रिक वैधता का अभाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव या लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अभाव। तो अगर हम बात करें कि कौन लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव। क्योंकि उदार लोकतंत्र के समर्थक जो है ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर इनका विशेष ये बल देते हैं, और किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं इस चीज़ की जांच ये इस तरह करते हैं कि सरकार और संस्थाओं की प्रक्रियाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं। यानी कि ये जब इनको लोकतंत्र की जांच करनी होती है तो ये संस्थाओं की जांच करते हैं कि किन संस्थाओं के द्वारा ये सरकार, जो ये संस्थाएं हैं, किन संस्थाओं के द्वारा ये सरकार जो है चलाई जाती है, प्रक्रियाओं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ सब कामकाज होते हैं, संस्थाएं कैसे कार्य कर रही हैं, तो इनके द्वारा। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के अभाव, लोकतांत्रिक अगर ये संस्थाएं वहाँ पर कम है, ठीक से काम नहीं कर रही, तो लोकतांत्रिक घाटे का नाम दिया है इन्होंने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के पद की समाप्ति के लिए अनुशंसा की थी? राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, राज्यपाल सम्मेलन या पहली प्रशासनिक सुधार आयोग। तो जो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, राजमन्नार समिति जो है इसने राज्यपाल के पद की समाप्ति की जो रिकमेंडेशन की थी। आगे देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में संघ में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं था? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। कौन सा एक शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, नम्यता, समता या बंधुता। कौन सा एक शामिल जो है नहीं था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, नम्यता। क्योंकि डी जो बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में त्रयी संघ यानी कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में कहा था, जो यहाँ पर त्रयी हो जाएगा आपका, त्रयी संघ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में कहा था। उसमें ये क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदर्श समाज चाहता हूँ जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित हो। तो यहाँ पर नम्यता का कोई जिक्र नहीं है इनके भाषण में, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? लियो का, F.W. मेटलैंड का, ह्यूगो क्रैब का या केल्सन का? किसका ये जो है? तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी ना हो। तो ये जो है किसने कहा था? इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? यह बात किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, जॉन रॉल्स ने या रूसो ने? तो ये जो है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो है न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स के अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना गया है, और ये बताते हैं कि जब जो है जो बेसिक वस्तु हैं इनका समान वितरण होना चाहिए, और असमान वितरण तभी मतलब मान्य माना जाए या तभी न्यायपूर्ण माना जाए जबकि उस वितरण से जो असमान वितरण है वो प्रत्येक को लाभ ना पहुँचे, यानी कि उस असमान वितरण से सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुँच रहा है, यानी कि जो नीचे के लोग हैं उनको भी लाभ पहुँच रहा है, बेनिफिट वो भी ले रहे हैं, तभी वो जो है सही है, लाभकारी होगा। तो आगे रूसो को देख लेते हैं। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसे जनरल विल भी बोलते हैं। जे.एस. मिल की बात करें तो ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं, और ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। दूसरी इनकी बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिन्होंने इसमें क्योंकि ये
जो है महिलाओं के अधिकारों के काफ़ी पक्षधर थे। तो इसमें इनके ये विचार मिलते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने जो है साम्यवादी समाज की जो है संकल्पना की, जिसमें कि क्षमता के अनुसार सब कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे और उत्पादन के साधन जो होंगे उन पर सबका साझा नियंत्रण होगा। और ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। जबकि अगर हम काल्पनिक समाजवाद की बात करें तो ये रॉबर्ट ओवन हैं। रॉबर्ट ओवन महोदय इसके काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। और जॉन लॉस की बात करें तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी जो है पुस्तक है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक का नाम है। तो आज हमने 33 क्वेश्चन लिए थे और कवर किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ और किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।